नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5 आ चुका है। ऑलरेडी हम 4 बना चुके हैं, आपके हिंदी के भी 5 बन चुके हैं, यूपी जीके के बन चुके हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप इसको जरूर जरूर देखा करिए, क्योंकि इसमें जो है करंट के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 100 के ऊपर दोस्तों जो है पेपर करा दिया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में बैठे तो एकदम आप निश्चिंत होकर सब क्वेश्चन आपके आंख से होकर के गुजरा हो। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे। तो भारतीय इतिहास में देखिए ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, इनके 9 रत्नों में से एक थे। और दोस्तों आयुर्वेद के दोस्तों ये प्रकांड जो है विद्वान थे, आप कह सकते हैं पंडित थे, चिकित्सक थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है मिलता जुलता, वो ऑप्शन नंबर सी वाला है, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सक के बारे में बात कर रहा है। साथ ही साथ याद रखिएगा 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट जो है महाकवि कालिदास जी थे। कालिदास जी को जो है सर्वोत्कृष्ट दोस्तों इसमें कहते हैं 9 रत्नों में। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। नेक्स्ट बात करेंगे, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज, क्या नाम है, 5 इंडीज को दोस्तों अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन दोस्तों 5 इंडीज थे? तो याद रखिएगा 5 इंडीज को जो है हर्षवर्धन ने अपने जो है नियंत्रण में लिया था। इसमें थे पंजाब, कन्नौज ऑप्शन में सब दिया है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन में बी यहां पर सही है। पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा 5 इंडीज थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हर्षवर्धन को जो है बदामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से दोस्तों पराजित होना पड़ा था। याद रखिएगा हर्षवर्धन को जो बदामी के चालुक्य वंशीय पुलकेशिन जो द्वितीय थे, इससे पराजित होना पड़ा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कादंबरी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कादंबरी दोस्तों जो है के लेखक पूछा जा रहा है। तो कादंबरी जो है ये संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना दोस्तों जो है बाण भट्ट ने की थी। किसने किया था? बाण ने। तो ऑप्शन में बाण दिया है, बाण भट्ट ने दोस्तों इसकी रचना की थी। संस्कृत के कवि और गद्य लेखक हैं बाण भट्ट, इन्होंने किया था। और बाण भट्ट ने दोस्तों सम्राट हर्ष के दरबारी ये कवि थे। हर्ष चरित भी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? बाण भट्ट ने हर्ष चरित लिखा है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता। देखिए प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता आगे देखिए बताया जा रहा है, काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे खालिस्तान कहते हैं। काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठारी दोस्तों जो एक विशेषता यहाँ का है, जो पाई जाने वाली काली मिट्टी, इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण और बेसाल्ट लावा के अपक्षय या फिर अपरदन का फलस्वरूप दोस्तों ये बनता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मैंने गलत वाला बताना है। ठीक है, तो आधी दोस्तों आपका जो है उत्तर प्रदेश ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है रिलेशन है किससे किसका। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे काल बैशाखी, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये भी ठीक है। लू दोस्तों जो है यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था। लू दोस्तों आपका उत्तर पश्चिमी भारत, यानी जो है अगर बात करेंगे उत्तरी मैदान पंजाब और बिहार से जो क्षेत्र है ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे आम्रवर्षा दोस्तों जो है ये केरल का जो क्षेत्र है, केरल का और तटीय जो कर्नाटक है इसके क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर केरल या फिर कर्नाटक का हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कुल वन क्षेत्र पूछा जा रहा है। भारत में कुल कितने वन क्षेत्र हैं? तो 2021 के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जो वन का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार देश में यानी भारत में वन आवरण जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 71.38 मिलियन अगर हेक्टेयर में दिया है तो दोस्तों जो है 71.3789 वर्ग किमी में बात करेंगे तो वर्ग किमी में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है इसमें से कोई भी नहीं होगा। क्या है? भारत में पूछा गया है तो 71 आपका जो है कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आप ये वाला लगा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगर बात करेंगे देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका लगभग दोस्तों जो है बात किया जाए तो 21.71% दोस्तों जो है क्या है, जो है ये वनावरण या कहिए कि जो वन का क्षेत्र है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों
कि देश में कुल वनावरण है वो वृक्षारोपण है। ध्यान दीजिएगा, जो एक वनावरण होता है वो अलग होता है, जो मैंने आपको ये वाला बताया, साथ ही साथ एक वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिलाकर जो होता है उसको दोस्तों, जैसे कि आप जहाँ पर वन है और जहाँ पर दोस्तों झाड़ियाँ इत्यादि उसको भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 809,537 वर्ग किमी, ठीक है, यानी ये 80.95 के लगभग में मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों जो है 24%, 24.62% के आसपास है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में आर्थिक सुधार आपका 1991 के दौरान पूछा जा रहा है कौन प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। तो जो दो आपका 1991-92 है, इसमें दोस्तों जो है अगर बात किया जाए तो उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे ये थे, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो पीवी नरसिम्हा राव यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा वित्त मंत्री ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और उसी समय से दोस्तों जो है बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किया है। मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आयात निर्यात का, ओपन मार्केट करने का, प्राइवेट सेक्टर का, ये सब उन्हीं को श्रेय जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। तो विनिवेश से कौन संबंधित है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा विनिवेश, मैंने अभी बात किया, तो आपका अगर ऑप्शंस में बात करेंगे तो कौन यहाँ पर संबंधित है, तो 1992 का जो विनिवेश जो कार्यक्रम शुरू हुआ था उसमें 1992 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है, या फिर मैंने अभी बात किया जो शेयर हो गए, इनके विनिवेश से संबंधित जो समिति हुआ था इसका गठन किया गया, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर सी रंगराजन जी के अध्यक्षता में हुआ था। और इसका जो काम था विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपायों को सुलझाना। और इसके बाद दोस्तों जो है वर्ष 1996 में, ध्यान देंगे, जो 1992 में हुआ था सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों का शेयरों का जो विनिवेश समिति जो बनी थी, इसका गठन की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर जो है सी रंगराजन की अध्यक्षता में हुआ था। इस जो है इसका जो काम है या फिर विनिवेश कार्यक्रम में जो भी संबंधित चीजें थी उसको सुलझाना था। वर्ष 1996 में क्या हुआ, वर्ष 1996 में दोस्तों जो है सरकार ने उक्त समिति, मतलब जो समिति थी उसके अनुशंसा पर जो है जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश आयोग का गठन किया। और ये दोस्तों जो इसकी स्थापना कभी यहाँ पर गठन किया, नाम है इनका जीवी रामकृष्ण, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से सुनेंगे। 1992 में सबसे पहले सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों जो शेयर हुए इनके विनिवेश के लिए जो है संबंधित समिति का गठन हुआ, उसमें डॉक्टर जो है सी रंगराजन जी थे। उसके बाद 1996 में सरकार द्वारा उक्त जो समिति थी इसकी अनुशंसा पर, जो समिति थी इसकी अनुशंसा पर दोस्तों जो है क्या किया गया, जीवी रामकृष्ण जी की अध्यक्षता पर दोस्तों जो है या फिर उनके अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश जो है आयोग का गठन हुआ। और ये दोस्तों आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और 1999 में दोस्तों जो है विनिवेश विभाग की स्थापना हुई। विनिवेश का जो विभाग है उसकी स्थापना 1999 में हुई है। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ यहाँ पर रीड हो गया होगा, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लें। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है, पूछा गया विनिवेश से कौन इसमें से संबंधित है। तो दोस्तों भारत में जो थोक मूल्य जो सूचकांक है इसके घटक दोस्तों जो है प्राथमिक वस्तुएं हो गई, ईंधन हो गया, बिजली हो गया, ये सभी हो जाएगा। ईंधन और बिजली तथा जो है आपकी विनिर्माण। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा, तो आंसर कैसे देंगे इसका, अच्छा यहाँ पर कूट भाषा में दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर 1, 2 और 4, यानी दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है आपका 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो विनिवेश है आयोग ये किससे किससे संबंधित है, प्राथमिक वस्तुओं से, ईंधन और बिजली से, और जो विनिर्मित वस्तुएं हैं इनसे। तो 1, 3 और 4 जिस ऑप्शन में होगा उसको कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मालवंकर जी थे, याद रखिएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये स्पीकर थे तो, और याद रखिएगा ये स्पीकर थे 15 मई से लेकर 1952 से लेकर के 1956 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, 27 फरवरी को हुई है, ठीक है। तब तक ये रहे। उसी समय जो है डिप्टी थे, डिप्टी जो स्पीकर या फिर कहिए जो है उपाध्यक्ष थे लोकसभा के पहले, उनका नाम था एम अनंत शयनम अयंगर, ये थे। और इसके बाद मृत्यु के बाद दोस्तों ये डिप्टी थे, उसके बाद ये इन्होंने जो है जो भी काम था उसको आगे मतलब स्पीकर का भूमिका निभाया। और ये दोस्तों जो आपके रहे 52 से मतलब 30 मई 1952 से लेकर के इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 7 मार्च जो है 1956 तक, 7 मार्च 1956 तक ये पदासीन रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों जो है ए हो जाएगा, और डिप्टी याद रखिएगा ये है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। पूछा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष का सर्वाधिक कार्यकाल, तो डॉक्टर बलराम जी हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में दोस्तों ये पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की। 16वीं जो है मतलब बात करेंगे 2014 से 19 लोकसभा अध्यक्ष जो है श्रीमती जो है सुमित्रा महाजन जी थी। और वर्तमान में 17वीं की बात करेंगे, 2014 से 19 तो हो गया, 17वीं की जब बात करेंगे तो अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है, ठीक है, 30 वर्ष। जबकि अगर बात करेंगे लोकसभा का 25 वर्ष ही है। इसी प्रकार दोस्तों जो है अगर बात करेंगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का आपका 35 वर्ष है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक, और ऑप्शंस में से बात करेंगे तो साधारण जल, उबलता जल, समुद्री जल और आश्वित जल। तो ध्यान दीजिएगा इसमें दोस्तों जो है सबसे जो बढ़िया रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। दोस्तों विभिन्न प्रकार के लवणों और इसमें घुले होते हैं जो कि विद्युत में प्रवाहित या फिर धन आयन ऋण आयन में टूटकर दोस्तों विद्युत प्रवाह में मददगार होते हैं। अतः समुद्री जल उपयोग सबसे ज़्यादा इसमें होगा, और सभी जलों में विद्युत सर्वोत्तम आपका जो है इसी में होगा। और आश्वित जल जो होता है, आश्वित जो जल होता है इसमें अशुद्धियाँ और घुलनशील लवण नहीं होते हैं, और ये सबसे बुरे विद्युत का चालक कह सकते हैं, या फिर सबसे कम जो है इसमें चालकता होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ठोस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये धारावाहक होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, किसी कक्षा में नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक खाली स्थान है। एक जो है निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट यानी परिपथ तत्व के रूप में विद्युत जो है प्रतिरोध लागू करता है। एक क्या है, ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है। निष्क्रिय मतलब यहाँ पर प्रतिरोधक की बात हो रही है, याद रखिएगा जो है रेजिस्टर की बात हो रही है। रेजिस्टर की दोस्तों एक जो निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ में तत्वों के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। इसका जो उपयोग है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने, संकेतकों के जो है स्तर को समायोजित करने के लिए किया जाता है, यानी कम करने के लिए उपयोग करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहले बताया है कि जो टर्मिनल विद्युत घटक है जो कि सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पर प्रतिरोध की पहले ही बात कर दिया, प्रतिरोध लागू करता है। नेक्स्ट बात करेंगे जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय
मिस्टेक हो गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद दोस्तों जो है निवारण आयोग यानी NCDRC के जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको किया है याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जुलाई 2023 का करंट है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है विवाद और निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये करंट का है और ये इनका जो राइट आंसर है न्यायमूर्ति जो है AP शाही जी दोस्तों जो है इनको जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग यानी कि आपका NCDRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस पद पर उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष याद रखिएगा, इसका कार्यकाल 3 वर्ष है या 70 की आयु, मतलब 70 वर्ष की आयु अगर पूरा कर लेते हैं तो जो पहले होगा वो कार्यकाल हो जाएगा। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति होते हैं मतलब ये जज होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश जो है मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त जो है ओबरा डी तापीय परियोजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये भी आपका जुलाई 2023 का करंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 का करंट है। उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल द्वारा दोस्तों ये जो है मंजूरी हुआ है प्रदत्त ओबरा डी तापीय परियोजना। याद रखिएगा ये जो मेगावाट का है वो 800 मेगावाट के 2 हैं, 2 इकाई यानी 800 गुणा के 2 करेंगे तो आपका दोस्तों 1600 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये मेगावाट के ऊर्जा जो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश की पहली सुपर जो है क्रिटिकल यूनिट इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों जो है ओबरा डी तापीय परियोजना के अंतर्गत है। ठीक है, 2 किया गया 800 मेगावाट के। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रदर्शनी सह सम्मेलन यानी IECC दोस्तों जो है किसके आकार में बनाया गया है। जो IECC है यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन, ये किसके आकार का दोस्तों बनाया गया है। तो आप जानते हैं यह सह सम्मेलन जुलाई 2023 का करंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन जो है केंद्र का दोस्तों जो है राष्ट्र को समर्पित किया और ये दोस्तों बना है शंख के आकार का। कैसा, शंख के आकार का बना है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शंख के आकार का बना हुआ है और यह परिसर लगभग दोस्तों जो है 2700 करोड़ रुपए 2700 करोड़ रुपए में दोस्तों विकसित किया गया है, जो कि लगभग 1 2 3 यानी याद करना भी बहुत आसान है। 1 2 3 यानी 123 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 2700 करोड़ रुपए का लागत हुआ है, शंख के स्ट्रक्चर का है। ठीक है, और नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 1 2 3 यानी 123 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत बार ये जो है क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु दोस्तों है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स जो है निर्यातक में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक जो है राज्यों में पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है। इस सूची में अगर बात करेंगे तो यूपी दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, तमिलनाडु है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो 1 2 3 ये याद रखिएगा, इसी सीरीज में याद कर लीजिएगा। यूपी दूसरे स्थान पर याद रखिए और पहले स्थान पर जो है तमिलनाडु है। अगर आप पहला और दूसरा याद रखिए तभी भी बहुत काम की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। मई जो है 2023 में 13वां जो है भारत रत्न जो है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। तो आप जानते हैं ये बहुत बार एग्जाम में आने की संभावना है और आ भी रहा है, तो ये गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में। आदित्यनाथ योगी जी को दोस्तों जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया है और दोस्तों ये सम्मानित किया गया 13वां जो है भारत रत्न अवार्ड 2023 मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी को प्रदान किया गया है। और यह अवार्ड दोस्तों जो है बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ये दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो है जीके का सेट नंबर 5 था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए और इस चैनल को देखने के लिए और ऐसे ही जो वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।